हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अमीशी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी ऑपरेशन थिएटर की जर्नी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सारी की सारी चीज़ें जितना भी मैं याद कर सकूँ, मैं सारा चीज़ें जो भी आपके साथ शेयर कर दूँ एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, अगर आपका बेबी ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आई एम सो सॉरी, मैं उसके लिए आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज वो उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है, पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। 16 मार्च की डेट मुझे मिली थी ऑपरेशन के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं जिससे मैंने अपनी तीनों ट्रिमेस्टर की जर्नी शेयर की हुई है, वो मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के वीडियोस को देख लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत काम आने वाली हैं। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि मेरी प्रेगनेंसी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरा जो वाटर लेवल था, AFI था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी की वजह से बहुत जल्दी जो है 8 मंथ भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, बट किसी तरीके से उन्होंने खींच के 36 वीक्स तक मेरी प्रेगनेंसी को लेकर के आए। सो सॉरी, ताशी आ चुकी है रूम में एंड अब थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोग पे आएगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज ताशी कहीं और जा नहीं रही है मुझे छोड़कर, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे वीडियो शूट करती हूँ। ओके फाइन। सो हम कहाँ पे थे? जैसे ही मुझे 36 वीक लगा था, उन्होंने जो है आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद ही मुझे बोला था कि आपका 16 मार्च को हम ऑपरेट करेंगे, बिकॉज अब हम इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। मैं 15 मार्च को हॉस्पिटलाइज हो गई थी, एक दिन पहले ही, थर्सडे का दिन था 16 मार्च, और मैं वेडनेसडे को जो है वो एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। एंड मेरे साथ मेरे देवर गए थे बिकॉज मैंने सोचा कि मम्मी लोगों को लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आज कुछ होना नहीं है, आज सिर्फ टेस्ट वगैरह होंगे, इनका कोई काम नहीं है, बाद में आएंगे जब बेबी आ जाएगा या फिर कल नेक्स्ट डे आएंगे। तो कोई और नहीं गया था मेरे साथ, सिर्फ मेरे देवर गए थे मुझे लेकर के। एंड बाद में मेरे हस्बैंड आ गए थे क्योंकि उनका ऑफिस था, इसलिए उन्होंने ऑफिस कंप्लीट करके फिर वो रात में आए थे, जिसके लिए मैं उनसे थोड़ा नाराज़ भी थी। बट क्योंकि वो मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर के आए थे तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। ओके, लास्ट डे था प्रेगनेंसी का, तो मैंने सोचा चलो यार अब पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उसके बाद तो मिलना नहीं है। तो फिर मैंने लास्ट डे पिज़्ज़ा खाया था, मुझे याद है। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है सबसे पहले मेरे सारे टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें जो भी होती हैं, तो उन्हें वो मेरे सारे टेस्ट हुए थे। जब आप जाते हो तो आपकी जो बॉडी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी वो करते हैं। वेजाइनल जो क्लीनिंग होती है वो एक दिन पहले ही मेरी हो गई थी, 15 को ही हो गई थी, क्योंकि 16 को मेरा अर्ली मॉर्निंग ही ऑपरेशन था। आई थिंक फर्स्ट नंबर पे मेरा ही ऑपरेशन था, तो ये था कि सारी चीज़ें पहले से ही होनी चाहिए। और आपका एक टेस्ट होता है PAC टेस्ट, जो कि मैंने 2 दिन पहले ही करवा लिया था जब मैं नॉर्मल विजिट के लिए गई थी, जिस दिन मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन इस दिन होना है। तो PAC टेस्ट में क्या होता है ना, वो नॉर्मल आपसे क्वेरी करते हैं, लाइक आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री रही हो, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन, आपको आप BP की दवा खाते हो, थायराइड की मेडिसिन लेते हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चंस वो एक फॉर्म देते हैं, आपको वो फिलअप करना होता है। डॉक्टर नॉर्मल आपकी बॉडी का थोड़ा सा चेकअप करते हैं, चेस्ट वेस्ट आपकी आपके जो लंग्स वगैरह हैं वो सही है, ताकि उनको ऑपरेट करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना है। एंड अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है तो वो भी उसको वो अंडर कंसीडर करके रखें एंड तब चीज़ें नॉर्मल हो। तो वो एक PAC का टेस्ट होता है जो कि मेरा 2 दिन पहले हो गया था। उस दिन बस नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह, एंड देन फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। हम उसके बाद फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ था, ठीक है? उस दिन कुछ नहीं हुआ था, बस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप रात को 10 या 11 बजे के बाद से कुछ ना खाइएगा ना पीजिएगा, पानी भी नहीं पीना है आपको। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। अच्छा, नेक्स्ट डे का मैं पहले बताती हूँ क्या हुआ। नेक्स्ट डे फिर किसी तरीके से हस्बैंड आए, हस्बैंड आ गए, हम लोगों ने खाया पिया एंड देन फिर मैं उसके बाद लेट गई। अब मुझे नींद नहीं आई, मुझे इतनी टेंशन, सबके कॉल्स आ रहे, सब समझा रहे बेटा परेशान नहीं होना, सब अच्छे से हो जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं था, मन के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी, बहुत सारी जद्दोजहद से मैं गुजर रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चल रहे थे कि कल क्या होगा, कैसे होगा। ऑपरेशन का मुझे, मैं सच बताऊँ ना, जब से 1% भी डर नहीं था। मैंने इवन किसी से भी नहीं पूछा था कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, पूरा मुझे बेहोश करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, बिकॉज माइंड वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया था। माइंड बस इसी चीज़ पर अटका हुआ था, मेरा बेबी ठीक हो,
मेरा बेबी ठीक हो, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था मेरा दिमाग। तो मुझे रात में नींद नहीं आई बहुत देर तक, मुझे लगता है आई थिंक 1 या 2 बजे मैं सोई हूँ किसी तरीके से अपने आप को समझा करके। एंड देन बस मैं सोई, फिर सुबह 5 बजे जो वहाँ की नर्सेज वगैरह हैं वो आ गई रूम में, एंड वो रेगुलर मेरा बीपी एंड जो आपकी शुगर वगैरह होती है उसको चेक करते रहते हैं कि बीपी ऊपर नीचे ना हो, और सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल थी, सब कुछ ठीक था। सुबह मॉर्निंग में ही 5 बजे से वो मुझे ओटी में ले जाने के लिए तैयार करने लगे थे। जो आपका यूरिन पाइप वगैरह होता है वो सब इंसर्ट करने के लिए वो आ गए थे। ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और थोड़ा सा ईजिली गई भी नहीं थी जो वो यूरिन की पाइप थी, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट ठीक है चली गई थी। उन्होंने मुझे बोला हल्की सांस खींचिए, वो जैसे से बता रहे थे, नर्सेस वहाँ की बहुत अच्छी थी, उन्होंने जो जो मुझे गाइड किया मैंने उसी तरीके से किया, तो चीज़ें बहुत आसानी से होती चली गई अपने आप। उसके बाद उन्होंने मेरे को ओटी वाली ड्रेस, एक फ़नी बात बताऊँ, ओटी वाली जो ड्रेस थी उन्होंने, मैंने उसको पहले उल्टा पहन लिया, ठीक है, मतलब मुझे लगा कि मैंने उल्टा पहना, बट मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं ऐसे थोड़ी ना पहनेंगे, ऐसे ही पहनेंगे। तो फिर जब वो आई नर्स तो वो हंस रही, कह रही अरे मैम आपने ये उल्टा पहन लिया, आप इसको सीधा करके पहनिए। ताशी फिर मैंने ड्रेस को सीधा करके पहना। वीगो वगैरह उन्होंने आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है जब से उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है, तब से उन्होंने मुझे वीगो लगा दी थी। एंड उन्होंने मुझसे बोला कि आप मोशन चले जाइए, बट मेरी हैबिट है मैं सुबह उठ के जब पानी पीती हूँ तभी मैं मोशन जा पाती हूँ। अब यार बहुत ही स्यापा, अब पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा कि यार मैं फ्रेश नहीं हो पाई हूँ और ऑपरेट करेंगे फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही और मैं बहुत परेशान। फिर सिस्टर ने मुझे बोला आप ट्राई करिए बट नहीं हुआ। ये बहुत ही फ़नी चीज़ थी और ऐसी चीज़ थी कि मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, बट मैंने उनसे बोला बैठो और देखो, ठीक है, बस कुछ छूना नहीं है। ताशी अब मेरी गोदी में आ चुकी हैं। भाई बच्चों के साथ वीडियो शूट करना बहुत ही कठिन काम है। देख रहे हैं आप, कभी कैमरा हिला रही है, कभी मेरा माइक हिला रही है, पता नहीं क्या चाह रही हैं। तो मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे मोशन नहीं हुआ। तो फिर फाइनली मतलब नर्स ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, ऐसे ही चलिए। ये सारी चीज़ें हो गई थी। वो लगभग मुझे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लेने आ गए थे, एंड तब उसके पहले सब लोग आ चुके थे। मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, भैया रात में चले गए थे तो वो भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे, मतलब पापा वापा सब आ गए थे। सबको देख करके मुझे और ज़्यादा घबराहट हो रही थी बिकॉज मैं ऐसे हॉस्पिटलाइज पहली बार हुई थी। हाँ, मैं अपनी लाइफ में शायद पहली ही बार, मतलब इसके प्रेगनेंसी में ही जो एक बार हुई थी इसके पहले बीपी के इशू के लिए। ये सेकेंड टाइम था कि जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। टेंशन का जो लेवल था वो और ज़्यादा, माहौल गर्म हो चुका था, कुछ बस चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक जंग में लड़ने जा रहे हैं और कुछ पता नहीं है, बस चलो। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने सुबह प्रेयर करी थी, साईं बाबा जी की फ़ोटो मैं अपने साथ लेकर के गई थी क्योंकि मेरा उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास है, तो मैं उनकी फ़ोटो अपने साथ लेकर के गई। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले तो उन्हीं से प्रेयर किया था कि बस भगवान जी आज रिज़ल्ट डे है एंड सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया जो मैं कर सकती थी, अब रिज़ल्ट आप बस बहुत अच्छा देना। तो फिर जब वो मेरे को व्हीलचेयर पे लेकर के जा रहे थे, 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पे लेकर के आए थे। मैं सच बता रही हूँ, उतने टाइम में, मतलब मुझे लगता है 5 से 6 मिनट लगे होंगे, उतने टाइम में मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी मेरी आंखों के सामने फ्लैशबैक हो चुकी थी। फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक, अब तक की सब कुछ, सारी प्रॉब्लम जो मैंने झेला, जो मैंने फेस किया, सब कुछ मेरी आंखों के सामने चल चुका था। रात भर मैं सोती नहीं थी, मुझे नींद नहीं आती थी, यही सोच करके कि मेरे बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होगा ना, सब ठीक है। एंड मैं वॉशरूम जाती थी तो मैं 1 घंटा वहीं बैठी रह जाती थी, यही सोचती थी रात में कि यार क्या है, सब कैसे होगा। कैसे हमें प्रेगनेंसी पता चली थी, हमने कैसे एंजॉय किया था। देन फिर मेरा वॉमिट होना, मम्मी के पास आना, खाना अच्छा नहीं लगना, दिवाली सेलिब्रेशन। एंड दिवाली में मेरी सासू माँ ने बोला था कि इस बार हम 5 लोग हैं, अगली बार एक और नन्हा मुन्ना होगा हमारे घर में दिवाली के। ताशी को आप देख सकते हो मैं क्या करूँगी, मतलब कभी इधर कभी उधर यही कर रही है वो। ये सब कुछ अपने मन में रखते हुए मेरे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर के चले गए और मैं किसी को सिर्फ बाय भी नहीं बोल पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। एंड मम्मी पापा और भैया एंड मेरे हस्बैंड सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही, उनको रोक दिया गया था। मैं बस अंदर गई। सबसे पहले वो लेकर के आपको जब जाते हैं तो मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ वो आपसे बार बार पूछते हैं। मैं 15 को भी एडमिट होने गई तभी उन्होंने मुझे कई बार पूछा था बीपी की मेडिसिन तो नहीं लेते हो, थायराइड की है, कोई हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें वो फिर से एक बार क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि कहीं कोई चीज़ छूट ना गई हो। तो ये सारी चीज़ें होनी थी। अब मुझे वहाँ पे लिटा दिया। एक तो मेरा इतना हैवी सा पेट, मुझे इस बिस्तर से उस बिस्तर पर लिटा रहे थे और मुझे बाबा उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मेरे से सब पूछ भी रहे आपके ट्विंस हैं
वहाँ पे अंदर जो नर्सेज वगैरह थी, स्टाफ था। तो ठीक है, मेरे को लिटाया बताया, फिर वो मेरे को अब एक बेड पे लिटा करके ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जाने लगे। एंड जब से मैं एंटर हुई थी, मैंने एक चीज़ परमानेंट रखी थी कि मैं साईं मंत्र जप रही थी, उसके अलावा मेरे मन में कुछ और नहीं था। ठीक है, मैं बस मंत्र ही जप रही थी कि बस बाबा जी आप ही के हवाले हैं। उसके बाद फिर मैं जाने लगी और मैं सबको देख भी रही थी क्या है कैसे है। एंड जब वो आपको लेके जाते हैं ना, तो वो आपसे बातचीत करते रहते हैं। पेशेंट की मेंटल लेवल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए वो आपसे बात करते हैं, ताकि आपका जो है वो माइंड डाइवर्ट हो। ऐसा ना हो कि आप ऑपरेशन थिएटर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा घबरा जाएं। तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप हाउसवाइफ हैं, जॉब करती हैं, आप कितने बच्चे हैं, फर्स्ट बेबी है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं नॉर्मल उसका आंसर भी कर रही थी। एंड फिर वो मुझे लेकर के गए एंड जो ऑपरेशन थिएटर का बेड था उस पर मुझे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे और जो मेरी डॉक्टर थी वो भी वहाँ पे पहले से थी। बस मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं याद है, इतना याद है कि मेरे सामने बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी एंड एक बेड था और उसके ऊपर लाइट थी। बस उससे मुझे बैठाया और मेरे को एनेस्थीसिया देने के लिए जो डॉक्टर थे वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि बस आप बेटा ना आपको भी एक इंजेक्शन लगेगा, आप अपनी बॉडी बिल्कुल लूज़ रखना, कंधे शोल्डर उन्होंने बोला एकदम ढीले और एकदम ढीले होकर के बैठो। ठीक है, तो नर्स ने भी मेरे को ऐसे पकड़ लिया, उन्होंने बोला हिलाना नहीं। तो मैं ऐसे बैठी और मैं सच बोलूँ ना, मतलब मैंने ये सुना था कि एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन मुझे कोई पेन नहीं हुआ और मुझे पता भी नहीं चला कि कब लग गया इंजेक्शन। बस हाँ, मुझे हल्का से करंट सा फील हुआ ये जिसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे एक करंट लगा हल्का सा। इंजेक्शन कब गया कब अंदर आया ये मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मतलब नॉर्मल इंजेक्शन में भी जो मुझे पेन होता है ना, वो भी पेन मुझे पता नहीं चला था। उसका इंजेक्शन लग गया और उन्होंने मुझे बोला लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। अब बस मैं लेट गई, उन्होंने मेरे ऊपर कपड़ा डाला, एक पूरा ऐसे करके ढक दिया, मेरा मुंह भी ढक दिया था उन्होंने, मास्क लगाया, इस तरफ बीपी, इस तरफ हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें ऐसे करके बिल्कुल मुझे लिटा दिया था। एंड बस अब मतलब फिर से हार्ट बीट तेज़ होती जा रही थी। उन्होंने बोला कि पैर उठाइए, कुछ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। मैंने कहा कि चींटी जैसा लग रहा है, ऐसा लगता है ना चींटी चींटी काट रही है पैरों में, बस ऐसे फील होने लगता है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला पैर उठाइए। मैंने पैर उठाने की बहुत कोशिश की, पूरा जोर लगा के, पर मेरा पैर ही नहीं उठा। तो बस फिर उसके बाद पता चल गया कि जब वो आपके कट वगैरह लगाते हैं ना, तो भी आपको पता चलता है, आपको फील होता है कि हाँ अब कुछ किया आपके पेट में, ऐसे कट किया। पेन नहीं होता है बट वो फील होता है। तो सोच ना बेड ऐसे 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 हिल रहा था। अच्छा ठीक है, अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब मेरी जो डॉक्टर, वो जो मेरे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे, उनसे कह रही हैं सर आप यहीं रहिएगा, आप मत जाइएगा, क्योंकि इनका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है इनके पेट में। इनका पेट देखिए कितना ज़्यादा फूला है, तो आप मत जाइएगा, आप यहीं रहिएगा। और उन्होंने 1-2 डॉक्टर और बुलाए हुए थे, मुझे नहीं पता कौन थे। और मैंने मेडिसिन भी दी थी पानी कम करने की, फिर भी पानी कम नहीं हुआ। अब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और मुझे सुनाई दे रहा, और मुझे टेंशन और बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ती जा रही। अच्छा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट हो गए। ठीक है, मुझे बच्चे की रोने की कोई आवाज़ नहीं आई। अब मतलब मुझे इतना डर लगने लगा, इतना ज़्यादा डर लगा। मैंने कहा यार क्या चल रहा है। और मतलब उन्होंने एक पाइप डाला था पानी निकालने के लिए, जो कि मेरे कान के पास से गया था ऐसे करके, और वो मुझे बिल्कुल गुर 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 सुना तो पाइप से जब पानी आता है ऐसी आवाज़ मुझे आ रही। अब मुझे ऐसा लग रहा होए पानी, तो डॉक्टर ही बोले देखिए कितना पानी। ये सारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था डॉक्टर्स का, एंड वो मुझे सुनाई दे रहा था, तो जो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन थिएटर हो कैसा भी हो, आपको डॉक्टर्स की बातें नहीं सुनाई देनी चाहिए, जो कि मतलब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो बातें। तो फिर मैंने लेकिन उनको इग्नोर किया, मैंने साईं मंत्र पे ज़्यादा फोकस किया। मैंने कहा इधर माइंड डाइवर्ट करते हैं। काफ़ी देर के बाद, आई थिंक आधे घंटे के बाद, बच्चे की रोने की आवाज़ आई। और जब बच्चे की रोने की आवाज़ आई तब जा कर के मेरी सांस में सांस आई और मेरे फेस पे एक हंसी आई। फिर फटाफट से उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने बोला नेहा जी आंखें खोलिए, और मुझे दिखाया। एंड उनका ये देखिए आपका बेबी, उन्होंने मतलब दिखाया बेबी गर्ल है या बॉय है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, बेबी गर्ल है बॉय है, मतलब वो पूछते हैं, बात करते रहते हैं, ताकि उनको लगे कि जो है पेशेंट जो है वो पैनिक नहीं है और सही है पेशेंट। तो मैंने पूछा गर्ल है, तो उन्होंने बोला खुश हो, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए इसके गाल बिल्कुल आपकी तरह है। एंड फिर वो लेके चले गए। अब मुझे लग रहा है यार लेके चले गए, मुझे ऐसे करके मुझे दिया क्यों नहीं लगाने के लिए, बच्चों को तो देते हैं। तब मेरे दिमाग में ये चल रहा। फिर खैर वो बाहर लेके गए फैमिली को दिखाने वगैरह के लिए, हस्बैंड वगैरह को। मैंने हस्बैंड से बोला था कि फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा सबसे पहली वाली, वो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। तो फिर वो लेकर के चले गए। अब उसके बाद
फिर जो है डॉक्टर्स ने मेरा थोड़े से स्टिचेस लगाया और उन्होंने बोला, बाकी जो स्टाफ था उससे बोला कि आप लगा लोगे, लगा देना अवे। अब वो स्टिचेस लगाने में लगभग मुझे लगता है उन्हें कम से कम आधा पौन घंटा लगा, या मुझे ऐसा फील हो रहा था, या आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। एंड वो ऐसे खींच के ऐसे लगाते हैं ताकि आपको सिर्फ ऐसे 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 करके आप फील रहे हो, पता चलता है यार, पता चलता है। अगर कोई कहे कि ऑपरेशन थिएटर में कुछ पता नहीं चलता तो ऐसा नहीं होता है। वो पानी भी निकाल रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये सब कुछ मुझे हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा घबरा गई मैं। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मास्क लगा है, घबराइए नहीं, और अच्छे से गहरी गहरी सांस लीजिए, आपको ऑक्सीजन आएगी। फिर मैंने बहुत गहरी गहरी सांस ली तो मुझे फिर ऑक्सीजन आई। मतलब वही है ना कि जो मुझे आसपास की चीज़ें सुनाई दे रही थी उसकी वजह से मैं घबरा गई। एंड मुझे फील हुआ कि मेरे ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। बाकियों का मैंने सुना था कि आधे घंटे के अंदर सब कुछ चटपट हो जाता है, बट मैं 10 बजे गई थी एंड मैं 12 बजे बाहर आई हूँ। लिटरली 2 आवर्स लगे थे मुझे मेरा ऑपरेशन में। जब मुझसे नहीं सब्र हुआ तो मैंने उनसे पूछा ही कि अभी मेरी स्टिचेस लगाने में कितना टाइम और लगेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं बस लग गया है, अब आपकी सफाई वगैरह चल रही है। और ये करके उन्होंने मेरे को मेरे बेड पर शिफ्ट किया। अब अच्छा, एक और ट्विस्ट यहाँ पे आ गया जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे साथ होने वाला है, इतनी खतरनाक चीज़। भाई वो मतलब जो है मुझे लेके जाने लगे, मुझे लगा शायद मेरे रूम में लेके जाएंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुझे मेरी पूरी फैमिली मिली थी, सब लोग मिले, मम्मी मिली। मम्मी तो बिल्कुल एकदम ऐसे मतलब मुझसे घबराई हुई सी थी, और मम्मी मुझसे कह रही है बेटा ठीक हो बेटा, ऐसे करके मतलब वो मुझसे बोल रही थी। एंड मैंने बोला हाँ नहीं मम्मी ठीक हूँ। और मैं जब ऑपरेशन थिएटर से निकलने लगी मेरी बॉडी एकदम शिवर कर रही थी, लिटरली गिड़गिड़, जैसे ठंडी में इंसान कांपता है ना, बिल्कुल वैसे शिवर कर रही थी मेरी बॉडी। और मुझे पता नहीं क्यों कर रही थी, मुझे लगा शायद क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी होता है जब मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हूँ तो भी मेरे साथ ये होता है, तो मुझे लगा शायद मैं घबरा रही हूँ इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो बस अब मेरे को वो लेके चले गए NICU में। मुझे लगा यार इसके बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि ऑपरेशन थिएटर से वो डायरेक्ट मुझे NICU में शिफ्ट कर देंगे, और वहाँ पे वो मुझे 24 आवर्स के लिए लेकर के गए थे। भाई साहब मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक क्या गई। मैं तो बेड पे थी तो ज़मीन तो थी ही नहीं। मैंने पूरी रात पूरा वो जो 24 आवर्स थे NICU में कैसे काटे हैं वो मुझे ही पता है। मैं 12 बजे शिफ्ट हुई, उसके बाद वहाँ पे पेन किलर्स वगैरह चलते रहते हैं, हालांकि पूरा स्टाफ रहता है वहाँ पे आपके अच्छे से केयर करने के लिए। एंड वो नींद की मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, तो आप मतलब दर्द भी नहीं होता आपको, और आप नींद में रहते हो हल्का हल्का, तो सोए हुए रहते हो, इस तरीके की कंडीशन होती है आपकी। बट मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, मुझे ऐसा लगा मुझे करवट लेना है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगा मुझे मेरी बेबी को देखना है, मुझे मेरी बब्बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ठीक है क्या है, उसकी हेल्थ कुछ भी नहीं मुझे पता चला। एंड बस मैं NICU में चली गई। एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे मतलब जगह मिली थी वो बिल्कुल दीवार के बिल्कुल बगल में थी, तो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ का कह सकते हो वर्स्ट आवर्स थे तब तक मैं NICU में थी। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं दोबारा उस कंडीशन में जाऊँ। मतलब मुझे इतना ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना मैं वो उस NICU के पीरियड में मैं परेशान हो गई थी। मुझे बस लग रहा था मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, और मिलने का टाइम था 5 बजे का, 5 से 5:30। एंड वो 5 बज ही नहीं रहे थे। मैं बार बार नर्स से पूछी कितना टाइम हो रहा है, वो कह रही है अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो, जब टाइम होगा आपकी फैमिली वाले आ जाएंगे आपसे मिलने। उसके बाद 5 बजा किसी तरीके से मैं खुश, चलो अब तो कोई आएगा, कोई आया ही नहीं। 5 से 5:15 हो गया। अब मेरा रोना निकल गया बिल्कुल। मतलब मुझे लगा कि यार किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, एक तो मैं NICU में पड़ी हुई हूँ और कोई है ही नहीं मुझे देखने के लिए। फिर उसके बाद बहुत देर बाद मेरे हस्बैंड भागे हुए आए। देन पहले तो मैंने कहा कि मतलब मैं रोने लगी। मैंने कहा बाबू कहाँ थे आप यार, अभी तक आप आए ही नहीं। सबके हस्बैंड आ चुके हैं, बल्कि सबके दूसरे फैमिली मेम्बर्स आपको नहीं, और अभी तक मेरे पास कोई आया ही नहीं। तो वो बोलने लगे कि नहीं मैं बेबी से मिलने गया था, क्योंकि बेबी को भी NICU में उन्होंने रख दिया था। अब तो और ही ज़्यादा मैं परेशान। मैंने कहा क्यों, बेबी को क्यों रख दिया। उन्होंने बताया अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 24 आवर्स देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर मैंने पूछा अच्छा ठीक है। मैंने पूछा मुझे क्यों रखा है, तो उन्होंने बोला कि तुमको भी इसीलिए रखा गया है अंडर ऑब्जर्वेशन, कि ऑपरेशन के बाद
किसी तरीके की कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आते हैं बॉडी में, तो ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर होती होगी तो वो 24 आवर्स के अंदर पता चल जाती है। फिर मैंने पूछा बेबी ठीक है, तो हाँ उन्होंने मुझे बताया कि वो मतलब जब हुई उसके थोड़ी बाद वो नीली पड़ गई थी एंड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था, बट हाँ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है और वो एकदम फिट एंड फाट बढ़िया है एकदम। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है। तभी उन्होंने मुझे वो जो यहाँ पे लगाते हैं ना बेबी को, वो इसीलिए नहीं लगाया था क्योंकि बेबी की कंडीशन उन्हें पता होगी, पहले वो चेकअप के वगैरह के लेके जाते होंगे, तो इसीलिए शायद उन्होंने नहीं लगाया कि बेबी के पहले जो है ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम था बेबी का, तो इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। फिर बस थोड़ी देर मिले हस्बैंड एंड उसके बाद मेरी मम्मी आने वाली थी, बट टाइम अप हो गया तो मम्मी भी नहीं आ पाई एंड बस फिर उसके बाद मैं वहीं पड़ी रही एकदम, बिल्कुल बहुत ही बेकार कंडीशन थी वो। किसी तरीके से टाइम काटा, कुछ अच्छी अच्छी बातें सोची कि हाँ मैं यहाँ से जाके ये करूँगी, बेबी का वेलकम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने सोच रही थी। करते करते टाइम कटा। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, डॉक्टर विजिट पे आए, उन्होंने मेरे टाके वगैरह देखे, चेक वेक किया, सब कुछ किया सारी चीज़ें। फिर मुझे 10-11 के आसपास मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। बीच में आपको कुछ भी नहीं देते हैं खाने के, क्योंकि आपका ग्लूकोज वगैरह लगा होता है, तो कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, आपकी ड्रिप वगैरह ही चलती है, तो खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिल जाएगा। फिर उसका मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, बट बेबी को अभी भी शिफ्ट नहीं किया गया था। बेबी को उसके थोड़ी देर बाद किया गया था, हाँ लगभग 1 घंटे या 2 घंटे बाद बेबी आई थी एंड सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग बहुत अच्छे से उसका केयर वगैरह कर रहे थे। बट रात में एक और टेस्ट हुआ जॉन्डिस का, तो बेबी को जॉन्डिस निकला एंड काफ़ी ज़्यादा जॉन्डिस था, जिसकी वजह से वो पूरा 1 हफ्ते वापस से NICU में चली गई थी। वो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, मतलब मेरी जो भगवान ने ना बहुत कायदे से बैंड बजाई, बट हाँ ये अच्छा था कि अंत अच्छा था तो सब कुछ अच्छा था। तो एक और चीज़ मैंने उनसे पूछा कि मेरे टाँके कौन से वाले लगे, गलने वाले लगे हैं या फिर कटने वाले लगे। मेरे 13 स्टिचेस लगे थे टोटल एंड सारे के सारे मेरे कटने वाले स्टिचेस लगे थे। तो मतलब अब आप सोचोगे कि मुझे गलने वाले क्यों नहीं लगे, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो स्किन होती है हम उसके हिसाब से टाँके लगाते हैं। जिसकी स्किन पतली होती है उनकी स्किन पे जो है गलने वाले टाँके ईजिली लग जाते हैं, बट जिनकी स्किन मोटी होती है उन पे हम स्टिचेस कटने वाले लगाते हैं। तो मेरी मोटी है, इसकी वजह से उन्होंने मतलब सारे के सारे स्टिचेस कटने वाले लगाए। अब कटने वाले जो स्टिचेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही केयर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि टाँके जो हैं वो पक ना जाएँ। अब इसकी भी एक टेंशन थी, तो बहुत सावधानियाँ आपको रखनी पड़ती है, टाँके गीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जब आप फ्रेश वगैरह होने जाएँ, तो मैं वापस घर गई थी 1 हफ्ते के बाद, तब उन्होंने मेरे टाँके जो हैं आधे कट कर दिए थे एंड आधे उसके 2 या 3 दिन के बाद मैं वापस जाके कट करवाई थी। टाँकों को बहुत अच्छे से आपको क्लीन करना होता है, डॉक्टर आपको सारी चीज़ें बताएंगे जैसे जैसे करनी है, आप उनका ध्यान रखिए तो आपके टाँके कभी भी नहीं पकेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि हर हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद NICU में लेके जाएं या बेबी को NICU में लेके जाएं। इफ़ कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो NICU में शिफ्ट करते हैं, बट मेरे हॉस्पिटल में ऐसा था कि वो फॉर प्रिकॉशन के लिए जो है मतलब वो रखते हैं, वो मैंडेटरी होता है। तो आप घबराइए नहीं, हो सकता है आपके यहाँ ऐसा ना हो, या अगर आपके यहाँ ऐसा है तो प्लीज़ आप पहले से ही पूछ लीजिएगा, जिससे आप ज़्यादा पैनिक ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि वो टाइम बहुत बुरा होता है, सच में बहुत बुरा होता है। मुझे नहीं पता था एंड मैंने इसके बारे में कोई क्वेरी भी नहीं करी, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, मैं बहुत परेशान हुई थी। ऑपरेशन की जर्नी मेरे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं थी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली, बहुत आराम से हो गया था, थोड़ा बहुत समझ पूछ के। बट वो 24 आवर्स मेरे लिए एकदम किलिंग आवर्स थे, किलिंग आवर्स, सच बता रही हूँ। यही थी मेरी ऑपरेशन थिएटर की जर्नी। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। अगर कुछ रह जाता है, क्या किसी टाइप की कोई क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत ही क्लोज से एनालिसिस की है। आँख नाक काल सारी इंद्रियों को खोल करके मैंने इसको वो किया है एक्सपीरियंस। तो आई थिंक मैं आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प ज़रूर कर पाई होंगी। अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जल्दी मिलूंगी आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के। तब तक अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा।